उसकी भी प्रैक्टिस कर लेने के लिए सोचा था फ्लूइड चलो के ठीक बारे है, में। अभी भी करो घर जाके, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी आप घर पे जाके इसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप सवाल बनाते हो उस समय आपके पास दिमाग में वो सब चीजें कॉन्सेप्ट्स होती हैं, आप कर लोगे। इसको 10 दिन बाद 5 दिन बाद थोड़ी नहीं, सब चीजें कुछ दिमाग में रहती हैं। जब आप करते हो इसको अप टू डेट रखा करो। चलो इसमें मैं ये सवाल मैंने गलत बताया था, देख लेना उसका, शायद पता नहीं गलत बताया कि नहीं, बट एक दो क्लास में मैंने गलत बता रखा है, तो मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। देखो गलती मैंने कहाँ की थी। और ये सबसे आखिरी बैच जो होता है ना, जो पांचवा जो बैच होता है ना, सबसे आखिरी वाला, उसमें मैंने इसको करेक्ट किया था, और वो भी मैंने खुद ही करेक्ट किया, किसी ने मुझे करेक्ट करवाया भी नहीं। मतलब कोई अटेंटिव है ही नहीं क्लास में, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन वगैरह का ये सब डिमेरिट भी, अटेंटिव रहा करो क्लास में। गलतियां करता हूँ तो आप पॉइंट आउट किया करो। ये देखो, ये 20 किलो का मास था, 20 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। देखो मैंने गलती कहाँ की। और ये 10 किलोग्राम का था, और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, यही था ना, दोनों कोलाइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है तो कभी ना कभी कोलाइड करेगा। कोलाइड, कोलिजन कैसा है, इनइलास्टिक है ना, कंप्लीटली इनइलास्टिक है। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक का मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या कर जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, चिपक करके दोनों फिर एक साथ मूव करना शुरू करेंगे। तो मान लो कि दोनों यहाँ पर आया, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद क्या किया, दोनों चिपक गया। ये 20 किलो और ये 10 किलो, अभी दोनों एक साथ मूव करेगा विथ वेलोसिटी v। मुझे ये वेलोसिटी निकालनी थी। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम करते क्या है भाई, हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, बट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ, इसका मोमेंटम निकालते हैं। इसका मोमेंटम कितना है, m1v1 है, इसका मोमेंटम m2v2 है, और इसका मोमेंटम m1 + m2 × v है, जिस वेलोसिटी से ये दोनों ब्लॉक साथ जा रहे होंगे। मैंने गलती कहाँ की थी, ठीक है, मैंने क्या ऐड, मैंने जब आपको ऐड कराया होगा, देखना स्लाइड्स, मैंने जब ऐड किया था तो मैंने क्या किया था, m1v1 + m2v2 कर दिया था। जबकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मोमेंटम अगर p1 इस तरफ है, इसका मोमेंटम p2 इस तरफ है, और अगर साइन कन्वेंशन की बात करते हो, पॉजिटिव इस तरफ ले लो और इस तरफ अगर निगेटिव ले लोगे, तो ये p2 जो है ना, ये निगेटिव में आना चाहिए था, और ये मैंने गलती की थी। मैंने लिखा था p1 + p2 = p, दैट इज m1v1 + m2 बराबर m1 + m2 × v। ये मैं गलती कर रहा था यहाँ पे, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, v यहाँ माइनस में आता है। यस, यहाँ माइनस आएगा। एक्चुअल जो राइट जो है ना मेथड, वो ये है m2 v2। गुड इवनिंग निर्भय। ठीक है, ये राइट है और ये रॉन्ग था ना। ये मैंने यहाँ पे, मैंने मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम को आपको वेक्टोरियली ऐड करना है। सर मैंने क्या करा रहे हो आज? निर्भय, वो कल एक सवाल मैंने शायद गलती बता दिया होगा, ये वाला देखना अपने सीट में, मैंने किसी किसी बैच में गलत बता दिया है। सबसे लास्ट बैच में जाके मुझे ये दिमाग में आया कि भाई इसका मोमेंटम तो उल्टा ऐड होगा। तो ये प्लस जो दिया होगा ना, इसके जगह पे माइनस आएगा। यहाँ से निकालना, यहाँ से v की वैल्यू निकालने आसान है। ठीक है, ये आपका v आया, फाइनल वेलोसिटी ये आया। अब आपको फाइनल वेलोसिटी ये आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको दिखेगा। आप जब इसको बनाओगे ना, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको दिखेगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, kf - ki होता है। ठीक है, और ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा ना, वो 100% निगेटिव आना है। कि काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस में है तो उसको निगेटिव आना ही आना है, 100% निगेटिव आएगा। सवाल ये उठता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ तो एनर्जी गया कहाँ। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को आपने क्रिएट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी तो मुझे दिख रहा है भाई, कि लॉस, एनर्जी का लॉस तो हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो हुआ, तो एनर्जी गया कहाँ। तो जब दोनों बॉल कोलाइड किया था ना, तो कॉलिजन जो होता है ना, कॉलिजन यानी कि फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन में एक्चुअली होता क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई एनर्जी लूज कर रहा होता है तो कोई एनर्जी गेन कर रहा होता है। एनर्जी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है ना, आप एनर्जी को पैदा कर सकते हो ना, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर कोई एनर्जी लूज कर रहा है, यानी अगर ये दोनों बॉल टकराए तो एनर्जी का लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो देयर मस्ट बी सम गेन, कहीं ना कहीं गेन होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन थर्मल एनर्जी। जो हीट, जो फ्रिक्शन जो आया ना, कॉलिजन जो हुआ ना, कॉलिजन का काम है उस दोनों ब्लॉक के टेम्परेचर को बढ़ा देता है।
तो बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा, कहाँ से बढ़ा? टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी भाई, तो एनर्जी आई कहाँ से? तो वो काइनेटिक एनर्जी के कीमत पे वो एनर्जी, थर्मल एनर्जी पैदा हुआ था। काइनेटिक एनर्जी अपना लूज किया तो थर्मल एनर्जी गेन होता है, गेनिंग थर्मल एनर्जी। बताओ भाई, ठीक है, यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था, गेन इन थर्मल एनर्जी कितना होगा। देखो सवाल पूछ रहा था, फाइंड द थर्मल एनर्जी डेवलप, कितना डेवलप, इस प्रोसेस में थर्मल एनर्जी कितना डेवलप किया था। जब दोनों बॉडी कोलाइड किया तो कोलाइड करने के दौरान कॉलिजन होता है, कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अगर ये लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं गेन भी होना चाहिए था। एनर्जी ऐसे ही कहीं तो जला नहीं जाएगा, एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज वेरी यूनिवर्सल लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चारों लॉज बहुत ही यूनिवर्सल लॉज हैं। इसमें से एनर्जी और मोमेंटम वगैरह का तो कहीं भी आप वायलेशन भी नहीं देखते हो। एनर्जी का तो आज तक वायलेशन भी नहीं मिला है। चार्ज भी कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, तो ये सब चीजों का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर आखिर सवाल ये है कि आखिर ये जो एनर्जी गया, काइनेटिक एनर्जी वाला, वो मुझे लॉस क्यों मिल रहा है? और अगर लॉस मिल रहा है तो आखिर ये लॉस गया कहाँ? लॉस खत्म तो होगा नहीं, तो लॉस हीट में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो गया? हीट में कन्वर्ट हो गया। जब दोनों बॉडी कोलाइड किया तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, और हीट, फ्रिक्शन का काम ही है हीट पैदा करना। ठीक है, चलो आ जाओ, बताओ कोई डाउट इसमें तो नहीं है ना किसी को? कर लोगे? इसका वी मिल गया ना आपको? अब ये जो वी मिला है ना, इस वी से आप के एफ और के आई निकाल लेना। आप के एफ निकालना, आप के आई निकालना, ठीक है, और आप डेल्टा के निकालना। ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा ना, 100% निगेटिव आना है इसको, 100% निगेटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर कहीं एनर्जी लॉस हो रहा है तो कहीं गेन होना चाहिए। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी। और यही आपसे पूछ रहा था ना क्वेश्चन, थर्मल एनर्जी कितना इंक्रीज कर गया इस प्रोसेस में, ये जो कॉलिजन वाला प्रोसेस हुआ इसमें कितना एनर्जी रिलीज, हीट हुआ, थर्मल एनर्जी कितना पैदा हुआ। और प्लीज प्रैक्टिस करो भाई, आप लोग ये गलती कर रहे हो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज प्रैक्टिस करो। अननेसेसरी की क्लासेस कहीं कर रहे हो, अब जो अच्छा लग रहा है वो करो, बट हर जगह ये काम मत करो। ये आपका इंपॉर्टेंट टाइम है, 1.5 साल बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर ये रवैया रहा तो 1.5 साल बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि आप न्यूमेरिकल से भाग रहे हो। अब इतने हल्के, इससे हल्का न्यूमेरिकल्स कोई क्या सॉल्व कराएगा जितने हल्के न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग है। इतना इतना हल्का डेटा आपको कहाँ मिलेगा बताओ? ये डेटा कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट वी जो है ना 10 मीटर पर सेकंड है, इससे हल्का डेटा भी कहीं मिलेगा क्या? एनसीईआरटी का सवाल बनाओगे, हालत खराब हो जाएगा आपका। सोचो, इसलिए मैं इतने हल्के हल्के डेटा लेकर के आया हूँ। एच सी वर्मा का सब डेटा है इतना, एच सी वर्मा सर में भी सब मैंने सबसे हल्के सवाल को चुना है, मुझे चुनने में टाइम लगा है। तो आप मेरी मेहनत को आप बेकार कर रहे हो, अपनी मेहनत को आप बेकार कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप फ्रीक्वेंट हो जाओ, आप न्यूमेरिकल्स बनाने। अभी मैं और न्यूमेरिकल्स कराने की सोच रहा हूँ, ये रवैया रहा तो फिर मैं भी थ्योरी थ्योरी करवाता रहूंगा। थ्योरी से कुछ फायदा होना नहीं है, एक भी फॉर्मूला नहीं याद होगा थ्योरी से। ये मोमेंटम का फॉर्मूला, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया होता ना तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होता। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपने न्यूमेरिकल नहीं कर रखा है, इसलिए फॉर्मूला रटने से फिजिक्स का फॉर्मूला कभी नहीं याद होता है, कोई भी सब्जेक्ट का, मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, सब प्रैक्टिस का खेला है। तो आप समझो इस चीज को भाई, ऐसे फॉर्मूला नहीं याद होगा। आ जाओ स्टार्ट करते हैं हम। सर एक तो बार लास्ट स्लाइड दिखाना। सर 3000 जूल आ गया क्या आंसर? 3000 माइनस जूल? 3000 जूल। नहीं नहीं नहीं, 3000 ज्यादा आ रहा है। कर लो ना, कौन बड़ी बात है यार, आ जाओ फाइनल कर लेते हैं। हाफ 20 × 20² प्लस हाफ × 10 दिस इज के आई, इनिशियल करंट एनर्जी। ये हो गया 10, ये हो गया 400, तो 4000 ये हो गया, और ये 5 और ये 100, 500 ये हो गया, टोटल हो गया 4500। 4500 हो गया इनिशियल। चलो फाइनल पे आते हैं। के एफ आएगा हाफ इंटू 30 × V², V की वैल्यू 10 है, तो ये आ गया 1500। 4500 माइनस 1500, 3000 आया। 3000 आया, 3000 आप बोल रहे थे क्या? यस सर, यही बोला था। ठीक है राइट। इसका आंसर आ रहा है 1500 माइनस 4500। सर काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को इक्वल करने पर नेगेटिव कैसे हो रहा है? क्योंकि ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा ना। लॉस करेगा ना, जब दोनों कोलाइड किया था ना तो कॉलिजन इन इलास्टिक था, और इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है।
वो हमें पता है। इनइलास्टिक क्वालिटी में काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना, मोमेंटम कंजर्व रहता मतलब काइनेटिक एनर्जी निकल जाता है। है। वही काइनेटिक एनर्जी तो हीट में कन्वर्ट हुआ। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो ना खत्म। ये लॉस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया क्या? ये जो 3000 जूल वाला एनर्जी क्या ये खत्म हो गया क्या? वैनिस, उड़ गया, गायब? ये हीट में कन्वर्ट हो गया। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये वैनिस नहीं हो जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा, ये कन्वर्ट होता है एनर्जी। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना, बहुत ही सर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में 0 होता है ना ई? E stands for coefficient of restitution। coefficient of restitution की आप बात यस करो। सर, coefficient यस सर, इट स्टैंड्स of फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। restitution, हाँ यही होता है। इसका होता है इसका होता है velocity of separation, velocity of separation divided by velocity of approach, ये इसका फॉर्मूला होता है। velocity of approach तो सेपरेट वाला E0, ये E0 velocity of सर separation इनइलास्टिक के लिए इनइलास्टिक के लिए 0 हो जाएगा, या राइट राइट, इनइलास्टिक में ये 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है। दोनों सेपरेट होने वाले तो कोई वेलोसिटी रही नहीं कि दोनों पास, दोनों तो क्लब हो चुका है, 0 होगा। ई की वैल्यू 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, क्लास ज्यादा हो गया। सर आज भी न्यूमेरिकल्स होंगे? नहीं नहीं, आज थ्योरी करना है भाई, आगे आज आगे बढ़ेंगे। मैं 2 क्लास में लेक्चर में पीछे चल रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ चलो आ जाओ। तो अभी तक आपने जो भी देखा, हीट का प्रोसेस देखा आपने, आप हीट देते थे तो उसका टेम्परेचर राइज करता था, ये हमने देखा भाई, हीट दे रहा था तो टेम्परेचर राइज कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हीट फ्लो कैसे करता है। तो फ्लो करने के मीडियम्स के, आज हम फ्लो करने के मीडियम्स के बारे में बात करेंगे। हीट तो फ्लो कर रहा था, फ्लो करके दूसरे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसफर होने के बाद उस बॉडी का टेम्परेचर वो राइज करता था। तो हम आज ये देखेंगे कि हीट फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट को ट्रांसफर करने का 3 तरीका है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज कंडक्शन। एक आप कंडक्शन का मेथड आप ले सकते हो, दूसरा मेथड कन्वेक्शन का होता है, और तीसरा मेथड रेडिएशन है ना, रेडिएशन। इन 3 मेथड से हम हीट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों को देखेंगे हम। ठीक है, तो कंडक्शन, सबसे पहले कंडक्शन, पहला कंडक्शन में आता है ना, कंडक्शन प्रोसेस क्या है और ये इसके थ्रू आप हीट को ट्रांसफर आप कैसे करते हो। तो अगर आपने घर में जो खाना वाना बनता है उसमें आपने देखा हो, जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई का जो निचला जो हिस्सा होता है उसको आप स्टोव पे रखते हो। कढ़ाई के आप स्टोव पे रखते हो आप निचले हिस्से को, सबसे नीचे हिस्सा जो रहता है उसको आप स्टोव, उसको आप हीट प्रोवाइड करते हो। लेकिन वो हीट, वो जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर आपने देखा उसका जो हैंडल होता है ना, हैंडल का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। ये फील किया हो सबने। तो सवाल ये है कि आखिर जब मैं हीट उस एक सरफेस को दे रहा था तो वो हीट का ट्रांसफर जो है ना, वो वहां तक, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ होगा, डेफिनेटली इसके पास हीट आया। तो हीट कहाँ से आया? तो जो ये रॉड, जो लोहे का जो कढ़ाई होता है, वो कढ़ाई को आपने किसी एक सरफेस को गर्म किया था, गर्म करते करते ये क्या, वो हैंडल तक पहुंच गया। तो ये आखिर हैंडल तक कैसे पहुंचता है, इसको पहले देखते हैं। सपोज करो कि एक आयरन का रॉड आपने ले रखा है ना, आपने क्या रखा है, एक आयरन का रॉड ले रखा है। ये आयरन का रॉड, आयरन रॉड के आप पास कहीं भी किसी एक एंड के पास आप क्या करते हो, आप एक कॉइल, आप मान लो कुछ हीट, इसको हीट देने का आप जुगाड़ आपने लगा रखा है। तो आप देखते हो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ का जो आपने हीट यहाँ दे रखा था, लेकिन टेम्परेचर जो है ना, इस एंड का भी टेम्परेचर राइज करता है। इस एंड का तो टेम्परेचर राइज करेगा ही, करना ही चाहिए भाई, इसको तो करना चाहिए। बट आप देखते हो कि ये जो दूसरा एंड होता है, इसका टेम्परेचर भी थोड़ी देर के बाद ये भी गर्म होने लगता है। तो आखिर ये गर्म क्यों होता है? ये तो होता क्या है इसमें, एक्चुअली में होता क्या है, जब आपने इसको जैसे ही हीट किया तो इसके आसपास के जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब वो हीट लेंगे। ये क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल इसके पास का था, ये मॉलिक्यूल हीट लिया, हीट लेने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल का इंक्रीज कर जाता है। अब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है ना, तो ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करने का मतलब क्या है, ये आसपास जो है ना कूदने फानने लगेगा, मतलब कि आग लगा हुआ है इसमें ना, तो ये कूदना फाना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा, इसके आसपास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उसको ये आग, उसको ये अपना एनर्जी ट्रांसफर, उसको ये कोलाइड करना शुरू करेगा। कॉलिजन, कॉलिजन आपने भी पढ़ा ना, कॉलिजन करेगा। इसके आसपास जितने मॉलिक्यूल्स है ना, सबके साथ ये कोलाइड करता रहेगा। ठीक है, तो कॉलिजन के दौरान होगा क्या, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको ट्रांसफर होगा।
ठीक है, तो अब इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको ट्रांसफर हुआ, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अगेन इसके आसपास जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके आसपास जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपना काइनेटिक एनर्जी से इसको हिट करेगा, क्योंकि ये वाइब्रेटेड होगा। इसका जो स्टेबिलिटी है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल फेज में चला जाता है। अब ये करता है क्या है, ये अपने आगे आने वाले, ये अपने आसपास के जितने मॉलिक्यूल्स है सबको ये हिट करता है। हिट करने के बाद ये अपना एनर्जी इसको देता है, एनर्जेटिक हो गया, इसका एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ गया। ये क्या करेगा, ये फिर अपने आने वाले को हिट करेगा, ये फिर अपने जो एडजेसेंट होंगे अपने एडजेसेंट को ये हिट करेगा, ये अपने एडजेसेंट को हिट करेगा, करते करते यहाँ के मॉलिक्यूल्स को भी ये हिट करेगा। अल्टीमेटली जो हीट है ना, टेम्परेचर, इस पॉइंट का भी टेम्परेचर ये राइज कर जाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो इन तीनों प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करता है, जो इन तीनों प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कोई मॉलिक्यूल का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहता है। यहाँ का मॉलिक्यूल था जो अगर इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया तो ये अपने एडजेसेंट वाले मॉलिक्यूल को हिट करेगा, कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ये एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है ना वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना एवरेज जीरो होता है। एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो मॉलिक्यूल्स का होता है ना वो जीरो होता है। सारे मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे बने रहते हैं, कोई मास मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ का मॉलिक्यूल उठ करके यहाँ नहीं जा रहा होता है। कन्वेक्शन जो प्रोसेस है ना ये जस्ट इसका उल्टा है। कन्वेक्शन में होता क्या है, अगर आपने किसी को हीट किया, यहाँ पे अगर आपने एक मॉलिक्यूल को हीट किया तो ये मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठता है और ये जाकर के इस एंड पे जाएगा। और अब ये गर्म मॉलिक्यूल जब यहाँ आया तो इस गर्म मॉलिक्यूल की वजह से इस एंड का टेम्परेचर राइज करता है। पानी का खोलना कन्वेक्शन का प्रोसेस है, इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। हाँ, मूवमेंट पॉसिबल है ना क्रिस, मूवमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है, मूवमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है भाई। ये जो अगर ये इससे टकरा रहा होगा तो इसके पास इसके ये बाउंडेड होगा अपने आसपास के मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू ये बाउंडेड होता है, बंधा हुआ होता है। तो इसके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उस एनर्जी से तुम इसको बढ़ा दो, ये जाके अपने अगले वाले को हिट करेगा, फिर ये अपने अगले वाले को हिट करेगा, फिर ये अपने अगले वाले को हिट करेगा। इस तरह से होता है। तो ये ऐसे हिट करते करते क्या होता है, ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, और सपोज करो कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें यहाँ पे अगर आपने इस पार्टिकल को हिट किया था, ये पार्टिकल उठ के ये गर्म पार्टिकल खुद ही उठ के दूसरी जगह चला गया, तो ये प्रोसेस हमारा कन्वेक्शन कहलाता है। ये कन्वेक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन की खासियत और कन्वेक्शन कंडक्शन में अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि कंडक्शन में मास मूवमेंट नहीं होता है। पार्टिकल जो मॉलिक्यूल्स जहां है वो मॉलिक्यूल्स वहीं रहते हैं। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस कंडक्शन और कन्वेक्शन का ये होता है। जो पानी जो बॉयल करता है ना, जब आप नीचे नीचे आप आग, आपने नीचे वाले सरफेस को आपने आग दिया होगा, तो नीचे के सरफेस के कांटेक्ट में जितने मॉलिक्यूल्स है ना वाटर के, वो सारे गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर उठना शुरू करते हैं। ये मॉलिक्यूल ऊपर उठेगा तो इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल्स नीचे आता है, वो गर्म होता है, फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर जो बगल का मॉलिक्यूल होगा उस खाली जगह को भरने नीचे जाएगा, नीचे खाली जगह को भरने जाएगा, फिर वो गर्म होगा, गर्म होकर फिर वो ऊपर आता है, और इस तरह से आपका पूरा पानी गर्म होता है। दिस प्रोसेस इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का और भी खासियत हम आगे देखेंगे, बट अभी आप डिफरेंस समझो कि मैं कंडक्शन जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस में डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कंडक्शन में मास मूवमेंट नहीं होता है, कन्वेक्शन में मास मूवमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, गर्म मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह टेम्परेचर को राइज कर रहे होते हैं। लेकिन कंडक्शन प्रोसेस में कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करता, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है सबका। ठीक है, तो इसमें आप 2 पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है। नो नो नेट डिस्प्लेसमेंट, नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है ना। ठीक है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो। मॉलिक्यूल्स रिमेन्स जीरो, वो जीरो ही रहता है ना, कोई मॉलिक्यूल उठ के कहीं नहीं जाता है। बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट क्लियर है यहाँ तक? ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस यही होता है। यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी को प्रोसेस को हम थर्मल कंडक्शन कहते हैं। सर लास्ट वाला पॉइंट क्या था? एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स जीरो, वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहता है, कोई मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है। कंडक्शन कह लो या इसको हम थर्मल कंडक्शन भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन, चूंकि ये हीटिंग का है तो थर्मल हर जगह हम लोग थर्मल यूज होता रहता है।
सर कंडक्शन का ठीक मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को सिर्फ हीट दे रहा है, मतलब आगे पहुंचा रहा है। यस यस यस, बिल्कुल वेव, ये वेव मैकेनिज्म है। वेव भी आप आगे पढ़ोगे ना, अगला चैप्टर, इसके बाद 2 चैप्टर बाद वेव है। ये बिल्कुल वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, वेव ऐसा ओके ही सर। काम करता है। इसके बाद हमारा हीट ट्रांसफर। ठीक है, आखिर हीट ट्रांसफर होता कैसा है? हीट ट्रांसफर ऑफ हीट, यस यस। तो वर्षा, यही तो ट्रांसफर ऑफ हीट है, इसी प्रोसेस से तो हीट का ट्रांसफर होता है। तो मैं कंडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं कंडक्शन को मैं डील करने जा रहा हूँ, कंडक्शन में क्या क्या कैसे हो रहा है उस पर भी मैं आ रहा हूँ। बट अब प्रोसेस समझो कि कंडक्शन का प्रोसेस कहलाता होता कैसे, कंडक्शन, कंडक्शन टेक्स प्लेस कैसे कर रहा होता है। चलो हीट, हीट की बात मैं कर रहा हूँ, तो हीट क्या बता रहा था, हीट ट्रांसफर, आ जाओ, हीट ट्रांसफर। ठीक है, सपोज करो कि आपने एक रॉड ले रखा है, बहुत बड़ा रॉड ले रखा है। ठीक है, ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये यहीं से फॉर्मूला डिराइव होगा। तो इसके एक एंड के टेम्परेचर को, इसका लेंथ मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स इसका लेंथ था ना, एक्स इसका लेंथ है। ठीक है, ये जो भी मैंने रॉड ले रखा है, आयरन का रॉड, इसका लेंथ एक्स है। इसका एक एंड का टेम्परेचर मैं T1 पे मेंटेन रखा हूँ और दूसरे एंड का टेम्परेचर मैंने T2 पे मेंटेन रखा हुआ है। अब ये समझ में आ रहा है ये मेंटेन कैसे रखा गया होगा, कुछ आइडिया है क्या इसका, इसको कैसे रखा गया होगा मेंटेन? मान लो कि कोई फर्नेस जल रहा है, फर्नेस समझ रहे हो ना, वो जो जिसमें स्टील वगैरह को पिघलाया जाता है, कोई फर्नेस कहीं पे बर्न कर रहा है, इसके एंड, इस एंड को ले जाकर के उस फर्नेस में डाल दो, तो फर्नेस का जो टेम्परेचर होगा वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। टेम्परेचर और हीट में सिमिलैरिटी क्या है भाई अंशी का? सिमिलैरिटी क्या है? दोनों बिल्कुल अलग क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक मेजरमेंट है, हीट एक एनर्जी है। इस दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हो सकती है? आप पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपसे 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स पूछे जाएं, मान लो कि हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ, तो टेम्परेचर एक मेजरमेंट है, आप उसको मेजर कर रहे होते हो। और जबकि हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दोनों के यूनिट्स आप अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, दोनों का यूनिट अलग अलग होता है, तो ये सब चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो आप। दोनों में सिमिलैरिटी ही क्या है, क्यों सिमिलर है? ठीक है, चलो। तो हीट ट्रांसफर, और यहां तक मेरा ये एक्स लेंथ था, टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तब हीट फ्लो करता है। हीट लो और हाई का, हीट लो और हाई आप डिसाइड कैसे करते हो? आप टेम्परेचर से डिसाइड कर लेते हो कि ये हीट लो है या हाई है। कहीं पे हीट लो है और कहीं पे हीट हाई है, ये आप टेम्परेचर से डिसाइड करते हो। बट फ्लो करने का मीडियम जो होता है, जो रीजन होता है, वो तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। इट्स नेचर, ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है। एंड वी आर स्टडिंग फिजिक्स। क्या कहता है भाई, नेचुरल नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करना ही तो फिजिक्स होता है। तो ये एक्स लेंथ था, ठीक है, इसका एरिया मान लो कि एरिया वाला ही। तो मैं ये आपको बता रहा था कि आखिर इसके इस एंड को मैं T1 पे कैसे मेंटेन रखा हुआ हूँ और इसके इस एंड को मैं T2 पे कैसे मेंटेन रखा हुआ हूँ, कुछ भी हो जाए, मैं इसके इस एंड को T1 पे, इसको इस एंड पे T2 में मेंटेन कैसे रख सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आप क्या सोच सकते हो? तो लाइक मैंने बोला कि इसको ना आप फर्नेस में, इस एंड को ना फर्नेस में ले जाकर रख दो, जो स्टील वगैरह जो पिघलाया जाता है, या फिर जो ईंट की भट्टी होती है उसका एक फर्नेस होता है, नीचे चूल्हा उसमें लगा होता है, वो नीचे उसमें सालों जो है ना उसमें हीट उसको दिया जाता है, तो उसमें इसको ले जाकर रख दो, तो वो इक्विलिब्रियम में इसके साथ रहेगा, वो दोनों इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, तो इसका एक टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। उस फर्नेस का टेम्परेचर फिक्स है ना, उस फर्नेस का टेम्परेचर फिक्स है। 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई फर्नेस काम कर रहा है तो वो 300 सेल्सियस रहेगा, तो इसको ले जाकर के आप वहां रख रख दो, तो ये हमेशा 300 पे मेंटेन रहेगा। दूसरा, इस एंड को आप कुछ लोअर टेम्परेचर पे अगर रखना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप एक जो बहता हुआ नदी है उसमें इसको आप डाल दो। नदी जो फ्लो कर रहा है, जो नदी फ्लो कर रहा है उस इस एंड को ले जाकर के आप उस नदी में डाल दो, तो इसका टेम्परेचर भी फील होगा, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से हीट आ रहा होगा, यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट तो फ्लो करेगा, तो हीट फ्लो करेगा, बट फिर भी ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहेगा, क्योंकि भाई ये 300 से ये घटने वाला तो है नहीं। अगर फर्नेस का टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है तो ये 300 से 299 तो होने से रहा होगा नहीं। ठीक है, और यहाँ ये नदी फ्लो कर रहा है ना, तो नदी का एक फिक्स टेम्परेचर होगा, 25 डिग्री या 20 डिग्री जो भी होगा, तो उससे 25 से इसको आप 26 भी नहीं कर सकते हो कि नदी फ्लो कर रहा है,
तो इस प्रोसेस से आप दोनों के टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर सकते हो। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कांस्टेंट कैसे कर सकते हो। तो सपोज करो कि मैंने इसका एक एंड T1 पे फिक्स कर दिया और इसका एक एंड T2 पे फिक्स कर दिया। अब ये टेम्परेचर, अब ये यहाँ से हीट फ्लो करेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये हीट फ्लो करेगा। क्लियर है यहाँ तक भाई? हीट कैसे फ्लो करेगा, टेम्परेचर कैसे मेंटेन्ड है, मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की। टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये मैं आपको समझा रहा था। तो जब आप काफी समय तक जब इसको छोड़ दोगे ना, इस सिस्टम को जब आप काफी समय तक छोड़ दोगे तो सर एक काफी बार समय तक, रिपीट कर दो, आपके पास ब्रेक हो गई थी। ओके निर्भय, मैं ये बता रहा हूँ निर्भय कि इसका एक पॉइंट जो होता है ना, इसका एक एंड जो होता है, इसके एक एंड को मुझे T1 पे फिक्स रखना है, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको फिक्स रखना है, और दूसरे एंड को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको फिक्स रखना है। तो इसका प्रोसेस तो मैं इसका प्रोसेस समझा रहा था, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बट एक मोटा मोटी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो भाई इस एंड को आप एक नदी में डाल दो, बहती हुई नदी में, नदी का टेम्परेचर फिक्स है, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है, इतना बड़ी नदी होगी वो कि भाई ये उसको हीट कितना ही दे पा रहा होगा। तो ये जो एंड है, ये एंड उस नदी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, जो नदी का टेम्परेचर होगा वो इसका टेम्परेचर होगा। इस एंड को आप क्या करो, एक फर्नेस में डाल दो, फर्नेस जो जो स्टील वगैरह को पिघलाता है, या फिर ईंट भट्टी वाला फर्नेस है, उसमें ले जाकर डाल दो। उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि अगर थोड़ा सा हीट फ्लो भी कर गया तो ये कितना ही, इसका जो टेम्परेचर है फर्नेस का, ये कितना ही कम होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ का टेम्परेचर और वहां का टेम्परेचर एनी हाउ, मैं ये एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा था, एनी हाउ आपने फिक्स कर दिया, इसका T1 इसका T2, ठीक है। अब होगा क्या, टेम्परेचर अगर डिफरेंस है तो हीट तो फ्लो करेगा, तो हीट फ्लो, सर इसको एक साथ रखेंगे अब, हाँ एक साथ वाटर में रखेंगे और ना, फर्नेस में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। T1 और T2 हम मेंटेन कर रहे हैं ना, मैं T1 T2 मेंटेन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आखिर क्या होता है। T1 T2 को मेंटेन करने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। तो पहले T1 T2 को मेंटेन करने का मैं आपको तरीका बता रहा था मोटा मोटी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक रफ आइडिया मतलब आपको सर बता ये रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। यस यस, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट का T1 पे रखना है, इस वाले एंड को T1 पे रखना है, और इसको T2 पे रखना है, और फिर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई अंदर जो हीट फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो होता ओके क्या सर। है, सफिशियंट टाइम के बाद, बहुत टाइम आप छोड़ देते हो, तो बहुत टाइम छोड़ने के बाद होता क्या है कि इस ये जो आपने रॉड ले रखा है ना, इस रॉड का हर पॉइंट का टेम्परेचर जो होता है ना, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। लाइक इसका टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सारे पॉइंट्स के टेम्परेचर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं बहुत समय के बाद। ऐसे भी आप सोचो ना कि आप मान लो कि आप एक पाइप के थ्रू सर एक, मतलब दोनों एंड का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में हो जाता है। या दोनों एंड का टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही, ये आपको बना के रखना है, ये आपको मेंटेन करना है। अब आप कैसे मेंटेन करते हो ये आप समझो, मैंने आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, ये आपको करना है ना, ये आप एनी हाउ आपको करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा, पहले आप यहाँ पे इसको आप कर लिए, ये मैं अंडरस्टूड है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। आपने दोनों को कर रखा है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपने कैसे किया, सबका अपना प्रोसेस है। तो सपोज आपने कर लिया, मान लो कि आपने कर लिया, एक एंड को T1 पे और दूसरे को T2 पे। अब आगे क्या होगा, ये जो रॉड है ना, इस रॉड के सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर जो होता है ना, कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद देखोगे सब फिक्स हो जाता है, और हीट जो है ना बस आगे की ओर फ्लो करता रहता है। ये सेम आप फील कर सकते हो इस चीज को, आप इस चीज को फील कर सकते हो। लाइक अगर आप एक रॉड लिए हुए हो, आप इसका एक एंड पर आपने आग लगा रखा है, तो होगा क्या कि इस रॉड का जो टेम्परेचर है ना, वो एक समय के बाद फिक्स हो जाता है, और सारा का सारा हीट जो है ना वो बाहर फ्लो करता है। अब इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, ये आपने फील किया होगा। अगर आप थोड़ा भी अगर आप लॉजिक लगा सकते हो तो समझो कि एक रॉड है, रॉड के एक एंड को आप हीट कर रहे हो, दूसरे एंड को आपने पानी में डाल रखा है, तो रॉड का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा ना, बहुत थोड़े समय बाद देखोगे आप कि अब ये जो रॉड है ना, इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। सारा का सारा जो हीट जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो पूरा का पूरा इस तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। अपनी भाई इसकी एक अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक ये हीट करेगा। उसके बाद ये सारा का सारा हीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, सारा हीट जो है ना वो यूनिट टाइम में बाहर निकल जाता है, ठीक है। सर तो मतलब वाटर की तरफ। बिल्कुल वाटर की तरह एक स्टेडी स्टेट ये अचीव कर लेता है, या एक स्टेडी, यस यस, एक स्टेडी स्टेट का ये जो है ना अचीव कर लेता है, हीट फ्लो जो होता है ना वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है। तो आफ्टर सफिशियंट टाइम, अगर सफिशियंट टाइम के लिए इसको आप छोड़ दोगे ना, सफिशियंट टाइम, टेम्परेचर at each point remains constant, temperature at each point
रिमेन्स अनचेंज। अब ये बदलना बंद हो जाता है ना। जब आपने स्टार्ट किया होगा, इसको फर्नेस में शुरू में डाला होगा और इस पानी को आपने शुरुआत की होगी जब, तो आप देखे होगे कि इस सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर राइज करता होगा। जब आपने शुरुआत किया होगा, इसको आपने मान लो कि 1500 डिग्री सेल्सियस पे इसको आपने डाल दिया और इसको आपने मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो जब स्टार्ट किया होगा आपने इस प्रोसेस को, तो आप देखे होगे इस सब का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, ये सभी कुछ कुछ हीट ले रहा होता है, बट थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि इस सब का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है सारे पॉइंट्स का। अब इसमें किसी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये होता है एट ईच पॉइंट रिमेन्स अनचेंज, UNCHANGED। सारे पॉइंट्स का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो अब इस कांस्टेंट, जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो जो हीट फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में जितना हीट फ्लो कर रहा होता है, दैट अमाउंट ऑफ हीट पासिंग थ्रू यूनिट टाइम में क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड हीट करंट। इसको हम लोग हीट करंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर डेल्टा क्यू हीट पास किया होगा डेल्टा टी टाइम में, ये स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद, आफ्टर स्टेडी स्टेट ना, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, बहुत समय के बाद, बहुत समय के बाद, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट, जब स्टेडी स्टेट हो जाता है, पहुंच जाता है, आफ्टर स्टेडी स्टेट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो हीट फ्लो करने का जो रेट होता है ना, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। जो हीट फ्लो का जो रेट होता है वो कांस्टेंट। अभी अगर सवाल ये है कि अगर ये टेम्परेचर ले नहीं रहा है, ये लोग तो टेम्परेचर ले नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है, यहाँ का टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो जो हीट फ्लो कर रहा है वो हीट तो फ्लो करेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस है, हीट को तो फ्लो करना ही है। ये सब का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, तो हीट जा कहाँ रहा है, तो हीट जा कहाँ रहा है और कितना हीट जा रहा है, तो यूनिट टाइम में जो हीट पास करता है वो कांस्टेंट होता है। अब समझ में आया? आपने दोनों एंड का टेम्परेचर को डिफरेंस क्रिएट कर रखा है, तो हीट तो फ्लो करेगा, हमेशा फ्लो करेगा, हीट तो फ्लो करना बंद नहीं होगा। अब इसका जब हीट फ्लो कर रहा था, तो ये जो कंटेनर था, कंटेनर में से किसी पॉइंट का टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा है ना, एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, बट हीट तो फ्लो कर रहा है। तो हीट फ्लो का जो रेट होता है ना, रेट, दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज। दिस इज द, इसी को डिफरेंशिएशन रेट को आप कैसे दिखाते हो, dq बाई dt दिखाते हो। तो ये जो होता है ना, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आता है, हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। अब देखोगे कि एक ही हीट जो है ना फ्लो किए जा रहा है, 5 जूल पर एक सेकंड में 5 जूल फ्लो किए जा रहा है। मतलब ये जितना हीट रिलीज कर रहा है उतना हीट ये पानी को देकर के पानी में चला जा रहा है। ये हीट फ्लो कर रहा है, ये पानी में दे रहा है, पानी आगे बढ़ जा रहा है उस हीट को लेकर। ये हीट यहाँ से रिलीज कर रहा है, ये 1500 डिग्री पे मेंटेन्ड है। इसको तो मेंटेन करने की जिम्मेवारी जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं उसका काम ही है इस टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो वो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो T1 मेंटेन्ड है, T2 मेंटेन्ड है, ये हीट पानी को जा रहा है, पानी आगे बढ़ गया, नया पानी फिर से आ गया, तो सारा सिस्टम जो है ना एकदम इक्विलिब्रियम में आ जाता है अब यहाँ पे आकर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हीट करंट, है ना, इसी को हम लोग हीट करंट बोलते हैं, हीट करंट। इसका यूनिट क्या होगा भाई, जूल पर सेकंड होगा ना, और जूल पर सेकंड को मैं वॉट बोलता हूँ क्या। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक बताओ भाई। अब सवाल ये उठता है कि हीट करंट डिपेंड किस पे करता है, हीट करंट का डिपेंडेंसी पूछते हैं। तो अगर आपने लेंथ ले रखा है 5 मीटर का, सपोज करो कि आप एक 5 मीटर का लेंथ ले रखे हो और आपने यहाँ पे आपने इसको हीट दिया ना, ठीक है, और आपने सेम मटेरियल ले रखा है, सेम मटेरियल 50 मीटर का ले रखा है, 50 मीटर का ले रखा है, और इसको फिर से आप यहाँ पे आप हीट करते हो, तो जल्दी, अगर इस एंड के मैं बात करूं और इस एंड की मैं बात करूं, तो जल्दी हीट कहाँ पहुंचेगा, किसमें हीट फ्लो रेट ज्यादा होगा, सर पहले वाले में। पहले वाले में ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिसका लेंथ ज्यादा हो, पहले वाले में ज्यादा होगा ना भाई, क्लियर है ना। यस सर। तो यस सर। जिसका लेंथ ज्यादा होता है उसमें हीट फ्लो रेट कम होता है। हाँ यस रूपा, ठीक है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हीट ऑफ फ्लो ऑफ रेट जो हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, सपोज करो कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आप घर में अगर कपड़े उपड़े सुखाने जाते हो या मम्मी वगैरह को देखते हो कपड़े डालने के लिए, तो बाल्टी में ले जाती हैं, बाल्टी में पूरा का पूरा वो गठरी रहता है, उसको भर बाल्टी लेकर के छत पे जाती हैं, छत पे रस्सी होता है, रस्सी पे डालना होता है। तो रस्सी पे डालने के बाद वो अगर वो गठरी लेकर गई है, सपोज करो ये मेरा शर्ट है, ये पूरा मोड़ा चमड़ा रहता है, इसको मैं वैसे भी पसार सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे ही अगर मैं डाल दिया रस्सी पे, तो ये
मेरा जो शर्ट है ये सूख तो जाएगा ही, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बाद तो ये शर्ट मेरा सर सूख लेट जाएगा, सूखेगा, लेट सूखेगा। लेट सूखेगा। बट मम्मी लोग क्या करती हैं, उसको ले जाकर ना घर छत पे ले जाकर के ना उसको वहां पे रखने के बाद उसको फैला देती हैं, उसका एरिया बढ़ा देती हैं। तो जिसका एरिया जितना ज्यादा होता है उसमें रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, और ज्यादा होता है। वो गठरी जो आपने मोड़ चमोड़ के भी आपने रखा हुआ है इस शर्ट को भी आप टांगोगे तो ये भी तो सूखेगा ही, तो उसको फैलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी सूख जाए। तो जल्दी सूखने का कारण क्या है, जो हीट का रेट का फ्लो जो होता है ना वो ज्यादा होता है। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो हीट फ्लो रेट ज्यादा होता है। तो यहाँ से ये भी कंक्लूजन निकलता है कि dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी हीट फ्लो करेगा। ठीक है। तीसरा कंक्लूजन होता है कि अगर सेम कपड़े को आपने ठंडे के दिन में डाला है और सेम कपड़े को आपने गर्मी के दिन में डाला है, तो आप देखोगे कि ठंड के दिन में वो कपड़ा सूखने में 2 दिन 3 दिन लगा देता है, जबकि गर्मी के दिन में तो 1-2 घंटे में सूख जाता है कपड़ा। यस तो सर। आखिर आखिर इसका क्या कारण हो सकता है, ठंड में और गर्मी में अंतर क्या सर आता है? डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डिफरेंस इन डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन सर टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना हाँ, डायरेक्टली टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा, रेट उतना ज्यादा फास्ट होता है इसका। ठीक है, इट्स T1 माइनस T2। ठीक है, तीनों को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। तीन अभी आया था ना, एरिया के प्रोपोर्शनल और इसके प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ नहीं, लेंथ का तो इनवर्सली होता है एरिया, डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई लेंथ। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाते हो तो आप एक कांस्टेंट देते हो। ठीक है, दिस इज योर हीट करंट, आपका हीट करंट। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका कोई, मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका सब कुछ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये सब आता है, बट मैंने आपको बस एक एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश की ताकि आप समझ सको कि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे जो ये के होता है इट्स कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। सर ये कांस्टेंट है ना? हाँ, ये कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। हाँ, T2 माइनस जो ज्यादा रहेगा वो करना है ना, यहाँ पे यहाँ माइनस प्लस का चक्कर मत रखना, जो ज्यादा है वो करना होता है। ठीक है, माइनस प्लस का फिर वही बात। थर्मल रेजिस्टेंस L/K होता है। हाँ हाँ, उसमें मैं आ रहा हूँ। इट्स कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी भी करता है। ठीक है, ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी भी करता है। आप एनसीईआरटी की बुक अगर खोलोगे तो उसमें आप देखना कि सिल्वर का, गोल्ड का, लकड़ी का और स्टील वगैरह का सबका दे रखा है। तो वहां से आप देखना है कि थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है ना वो उतने आराम से अपना हीट फ्लो करता है। ठीक है, तो बेसिकली एबिलिटी होता है मेजर करने का कि कौन कितना ज्यादा कंडक्टिंग होता है, हीट का कितना अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, सेम टेम्परेचर वो मोरलेस थोड़ा सा उसको मतलब जैसे तैसे टेम्परेचर पे भी किया गया है, बट फिर भी एक्यूरेसी रखने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी का डेटा है, वो एनसीईआरटी का डेटा तो ऑथेंटिक होता ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो उसमें क्लियर कर रखा है कि भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, इसका यूनिट निकाल सकते हैं क्या? यस सर। के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा सर क्यू जूल। बाई डेल्टा टी। हाँ ठीक है, ठीक है, सर इनटू जूल्स पर लेंथ। सेकेंड। नहीं नहीं, अच्छा उसका सर तो बताता हूँ। ठीक है ठीक है सर ठीक है, मैं हाँ, कैलोरी सेंटीमीटर सेकेंड। कैलोरी सेंटीमीटर सेकंड। नहीं 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 नहीं, ये गलत बता रहे हो। कैलोरी या जूल ठीक है, बट फिर भी आप गलत बता रहे हो। डेल्टा क्यू सर जूल पर मीटर पर हाँ सेकेंड ठीक है पर ठीक है ठीक है केल्विन। ठीक है, वो तो कर लोगे आप लोग, ठीक है कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं। मीटर स्क्वायर, और ये केल्विन रहेगा ना, अगेन ये चेंज इन टेम्परेचर है तो आप केल्विन लिख लो या फिर डिग्री सेल्सियस लिख लो, बात बराबर है। मैं बता चुका हूँ, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू चेंज इन केल्विन। अगर टेम्परेचर का केल्विन में चेंज होता है तो वो सेल्सियस के बराबर होता है, दोनों अलग नहीं होते हैं। ठीक है भाई, वॉट एम के आ रहा है क्या भाई बताओ?
यस नो सर। सर। हाँ आ रहा है, वॉट एम के सही आ रहा है। यस सर, यस सर। एम के इसको आप केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस वगैरह जो भी आप कर सकते हो। चेंज इन टेम्परेचर ही तो है, ये क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, पर डिग्री सेल्सियस लिख लो, पर केल्विन लिख लो, सब बात बराबर होता है। ठीक है, कभी ये वॉट में देगा, कभी ये जूल में देगा, तो आप केयरफुल रहना, यूनिट्स आप देख लेना। अदरवाइज अगर ये मल्टीपल क्वेश्चन, सपोज करो कि मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें जूल दे रखा है और वॉट दे रखा है, तो आपने जूल को देखा मार के चले आए, वॉट को छोड़ दिया, तो ये सब चीजें आप नोटिस करना। इसका यूनिट पूछा जा चुका है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है यूनिट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आज से करीब मुझे लगता है कुछ में क्वेश्चन बैंक में मैं देखा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना अभी शायद। सर वॉट होगी। हाँ वॉट मीटर पर डिग्री सेल्सियस तो होगा, ये तो है ही। मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी ये वॉट के टर्म में लिख के देगा, कभी ये जूल के टर्म में लिख के देगा, तो आपको केयरफुल रहना, दोनों आंसर सही है, या तो वॉट में लिख देगा तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड तो वॉट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़े यस भाई। सर। चलो अब आते हैं थर्मल, यस सर। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी जो आपने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को आपने क्या लिखा, के ए बाई एल इंटू T1, T2 माइनस T1 में लिख सकते हो, इसको कोई एक पूछ रही थी, T2 माइनस T1 में लिख सकते हो, जो ज्यादा रहता है उसमें से सब। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखना तो जरा ध्यान से देखना भाई, ये एक कांस्टेंट है ना, के क्या है, किसी भी कंडक्टर का के जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, किसी भी मटेरियल का के फिक्स होता है, एरिया अगर आपने कंडक्टर ले रखा है तो वो फिक्स रहेगा, लेंथ क्या रहता है वो फिक्स रहता है। तो सपोज करो कि मैं इस तीनों तीनों कांस्टेंट है, तो इसके बदले एक नया सी में लिख सकता हूँ क्या, इन तीनों के बदले में ये लिख सकता हूँ। अभी अगर ये कांस्टेंट ही है तो इसको ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। T1 माइनस T2 बाई सी डैश में कर सकता हूँ क्या, बताओ भाई। अगर 5 कोई कांस्टेंट है तो 5 को मैं 1/0.2 भी तो लिख सकता हूँ, तो 5 अगर सी था तो सी डैश की जगह 0.2 में लिख सकता हूँ, कांस्टेंट ही तो है, कोई कांस्टेंट आया होगा पता नहीं क्या है, तो सी ऊपर लिख लो या सी डैश नीचे लिख लो, बात बराबर। सर सी डैश का मतलब सी आना चाहिए ना, सी डैश क्यों? भाई ये 5 है तो यहाँ भी 5 आया क्या, अगर मैं 5 को मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो 5 का रेसिप्रोकल 0.2 आएगा ना भाई, 5 का रेसिप्रोकल 5 ही आएगा। 5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ये 5 है तो इसका जो डिनोमिनेटर जो बनेगा वो 5 ही बनेगा, या चेंज होगा भाई, चेंज हो जाएगा ना, दैट्स व्हाई आई यूज सी डैश, सिंपल सी बात है। ओके सर। ठीक है, ये सी डैश क्या दिख रहा है भाई आपको, ये सी डैश और इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं तो सी डैश का वैल्यू क्या आएगा बताना, बताओ भाई सी डैश क्या आएगा, बोलो सी डैश क्या आएगा, सर एल के बाई ए के। अपॉन एल। एल बाई के ए आएगा। दिख रहा है क्या सबको, एल बाई के क्यों आएगा, बताओ किसी को कुछ डाउट है। नो सर। सर रेसिप्रोकल कर दिया आपने। या सी डैश नीचे से था ना, तो नीचे से लेना शुरू करो, नीचे से पहले क्या था, एल था फिर के था, है ना। ठीक है भाई, और कोई बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो, यशवीर, सृष्टि, नो विष्णु सर। बताओ, नो गुड़िया। सर। नो नो सर। सर। बहुत सिंपल नो सर। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है भाई। चलो ये फॉर्मेट आपको क्या दिख रहा है, ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा ना, इस फॉर्मेट पे मैं अब आता हूँ, अब मैं इस फॉर्मेट पे आता हूँ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हीट करंट था ना, ये क्या था, हीट करंट। ठीक है, हीट करंट, इसको अगर मैं आई लिखूं और इस तरफ हीट करंट बराबर क्या आ रहा है, सम चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई सी डैश, इसको मैं T1 माइनस T2 बाई सी डैश लिख रहा हूँ। ये रिलेशन आपको कुछ ओम्स लॉ जैसा दिख रहा है क्या, इससे अगर कुछ सिमिलरिटी आपको दिखे, वी क्या होता था, जो करंट फ्लो करता था, करंट फ्लो करने का कारण क्या होता था, चेंज इन वोल्टेज, अगर वोल्टेज का डिफरेंस आता है तो करंट फ्लो करता था, तो यहाँ भी वही है, V2 सर माइनस, ये आई एक्चुअली बड़ा वाला होगा ना। बड़ा या छोटा कुछ भी कर लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, जहां जो लिख रहे हैं वहां वो उसका वो अपना अपना सिग्निफिकेंस है, बड़ा या छोटा कुछ भी कर सकता है। तो ये जो सीडीएस है ना, ये जो करंट आप जब पढ़ते हो, जब आप ठीक है, ये जो पढ़ते हो ये रेजिस्टेंस होता था, और यहाँ पे ये करंट फ्लो करता था, और यहाँ पे वी होता था,
तो जो डिनोमिनेटर आता था वो रेजिस्टेंस होता था ना, तो ये डिनोमिनेटर का जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस, इसी को मैं थर्मल रेजिस्टेंस बोलता हूँ। ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था। समझ में आया ये थर्मल रेजिस्टेंस कहाँ से आया? बेसिकली ये एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये जो करंट हीट करंट है ना, वो एनालॉगस टू, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में जाओगे ना तो आपको ना ये जो पॉइंट है ना L/K जो है ना, ये आपको रेजिस्टेंस की तरह दिखेगा। अब अगर आपने 9th 10th में ये सब आप पढ़ चुके हो, तो 10th में आपने पैरेलल और सीरीज कनेक्शन भी किया होगा। रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल जोड़ा होगा, यस सर, रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में यस जोड़ा सर, होगा। यस सर। यस तो सर, यहाँ यस भी सर। यहाँ भी वो सब यहाँ भी करना है आप, सब कुछ यहाँ करना है। एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। आपने इस एंड को आपने क्या किया, हीट देना शुरू किया, ठीक है। और ये टेम्परेचर इसका T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो करेगा। जैसे सेम वे, अगर वोल्टेज का डिफरेंस होता था तो करंट फ्लो करता था, तो टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट करंट फ्लो करेगा। अगर वोल्टेज का डिफरेंस होता था तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता था, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और हीट करंट जो फ्लो करता था वो थोड़े, अगर ये स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है ना, अगर ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है, स्टेडी स्टेट, तो आपको ये बताया गया स्टेडी स्टेट में क्या होता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, तो हर पॉइंट का जो हीट क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। चाहे आप दो दो ले लो, चाहे आप 3 ले लो। जो करंट होता था, इसका करंट और इसका करंट, जब सीरीज में दोनों करंट होते थे तो इसमें फ्लो करने वाला I1, और इसमें अगर मैं I2 दिखाऊं, इस रेजिस्टेंस में I2 दिखाऊं, इसमें अगर मैं I1 दिखाऊं, तो आप बोल सकते हो ना I1 बराबर I2। यस सीरीज में सर। करंट सेम फ्लो करता है, सीरीज में करंट सेम फ्लो करता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा भाई। तभी तो आप इसको, तभी तो आपने बोला कि भाई ये सीरीज में है, तभी तो आप ये बोलते हो कि ये सीरीज में है R1 R2। और अगर मैं आपसे दोनों का इक्विवेलेंट पूछूं तो दोनों का इक्विवेलेंट R1 + R2 होता था, ठीक है। तो बस यहाँ भी वही सब काम करना है। दो रॉड था ना, ये 2 रॉड था, ठीक है। लेकिन जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है ना, तो इसके थ्रू जो फ्लो करने वाला करंट है ना, वो कांस्टेंट हो जाता है। चाहे आप इसका करंट निकाल लो, इस वाले का, चाहे आप इसका करंट निकाल लो, चाहे ऐसे ऐसे और भी लगा लो, आप इसका निकाल लो और लगा लो, आप इसका निकाल लो, सबका हीट करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऑफ 1 इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऑफ 2 इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ऑफ 3, डॉट 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 डॉट, जहां तक जाना है चलते जाओ। और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बहुत समय बाद, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बहुत टाइम के बाद, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, आफ्टर सफिशिएंट टाइम, बहुत समय के यस सर, बाद। लिखा सर आपने। अपने सफिशिएंट समय के लिए अगर छोड़ दोगे ना इस फर्नेस को और इस नदी को, अगर सफिशिएंट टाइम आधा 1 घंटा 2 घंटे के लिए छोड़ दो, शुरू में मैंने बताया ना आपको, जैसे ही आप फर्नेस में इसको लेकर के जाओगे और जैसे ही इसको आप नदी में रखे हुए हो, तो जब ये करंट, जब हीट जब फ्लो करना शुरू करेगा, तो वो हीट आगे तो फ्लो करेगा ही साथ वो इसको गर्म करेगा, वो इसको गर्म करेगा, वो इसको भी हीट देगा, वो इसको भी हीट देगा, वो इसको हीट देगा और आगे बढ़ेगा, वो इसको हीट देगा, इसको हीट करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। वो इस जो जो भी कंटेनर आपका है, उस कंटेनर को हीट देगा और फिर वो आगे बढ़ेगा। बट आफ्टर सफिशिएंट टाइम, अब कंटेनर का हीट बढ़ना बंद हो जाएगा, ये कंटेनर अब हीट नहीं होगा, इस कंटेनर का टेम्परेचर फिक्स हो गया। तो सारा का सारा हीट जो होता है ना, वो सारा का सारा अब नदी के थ्रू पास हो रहा है। नदी भी अपना टेम्परेचर, ये जो 25 डिग्री पे जो मैंने मेंटेन कर रखा है, ये 25 से 26 नहीं होने जा रहा है। नदी बहुत वास्ट होता है ना, बहुत बड़ी नदी होती है, तो इन्हें 25 से 26 होने जा रहा है, नहीं 1499 होने जा रहा है। ये 1499 भी कभी नहीं होगा, और ये 25 डिग्री से 26 डिग्री नहीं हो जाएगा। जो भी हीट आ रहा है वो फ्लो करता जा रहा है, ये अब ये कांस्टेंट हो जाता है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होता है ना, किसी भी यूनिट टाइम में अगर आप देखोगे ना, तो हीट फ्लो करने का रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट का मतलब, इन स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत बहुत देर बाद, बहुत देर बाद, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा ना सारा सिस्टम, तब तक वो स्टेडी स्टेट में नहीं आया। बस अगर सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया तो वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है, वो सिस्टम अचीव स्टेडी स्टेट को अचीव कर चुका है, ये कहने का मतलब हुआ। और जब तक उसमें, जब तक पता चला कि वो भी टेम्परेचर ले रहा है, वो भी ले रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर ये मेरा रॉड था, ठीक है, तो मैंने इस एरिया को देखा कि भाई यहाँ से यूनिट टाइम में 1 सेकंड में मैं देखा, अपना स्टॉप वॉच ले रखा था, 1 सेकंड में मैंने देखा कि भाई यहाँ से 5 जूल निकला। और जब मैं यहाँ में लगा रहा हूँ, इस एरिया में लगा रहा हूँ, और 1 सेकंड में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी 4 ही जूल निकला है,
4 जूल यहाँ से निकला 1 सेकंड में। तो दिस इज नॉट स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट नहीं है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि सब जगह बराबर हो जाना चाहिए, दैट पॉइंट, दैट स्टेट, उस समय को हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये जो हीट फ्लो का रेट जो है ना, अब ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है। और ये आता है, आएगा ना भाई, ऑब्वियस ही बात है। इसके पास जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट ये ले चुका है, इसका भी जितना खाली पेट था सारा पेट भर चुका है, कहाँ ये ठूसेगा अपना भोजन। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये इंसुलेटेड है ना। पहले ये समझ लो भाई कि ये यहाँ से इन्वायरमेंट को नहीं जा रहा है, ये इन्वायरमेंट को नहीं जा रहा है, ये बाहर सराउंडिंग के साथ इसका कनेक्शन मैंने काटा हुआ है। मान लो कि इस पूरे सिस्टम को मैंने ना एक इंसुलेटर में बंद करके रखा हुआ है, और सिर्फ ये वाला मुंह इसका खोला हुआ है, ये मुंह इसका खोला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ये बॉडी गर्म हुआ, बॉडी गर्म होने के बाद यहाँ से पता चला कि इन्वायरमेंट को दिया जा रहा है, सर तब ये तो तो फिर तो कभी, आइडियल है ना। हाँ ये आइडियल है, वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, टाइम हो गया क्या? लो, तो अब वही है, आप दो तीन रॉड्स के बारे में आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस को आपको ये सब बराबर करते रहना है। ये इसमें एचसी वर्मा में एक सवाल है, मैं डाल दूंगा आज, मैं उसको डाल रखा हूँ नोट्स में, आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर सपोज करो कि एक स्टील का रॉड है, ये अगर ब्रास का है, ये स्टील है ना, और ये ब्रास, ये एचसी वर्मा में ऐसे ही दे रखा है, स्टील और ब्रास के नाम से दे रखा है। तो इसका कंडक्टिविटी कुछ होगा भाई, K1। हाँ सीरीज बता रहा हूँ वर्षा, देखो सीरीज यही बता रहा हूँ, यही सीरीज बता रहा हूँ, देखो ना, ये K1 है, इसका लेंथ मान लो कि L1 लेंथ का स्टील था और इसका एरिया A1 था। ये ब्रास की कंडक्टिविटी K2 है, इसका लेंथ L2 है, इसका एरिया A2 है। ठीक है, तो इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा और इसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। तो R1 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ भाई? R1 बराबर L1 बाई K1 इंटू A1। R2 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? L2 बाई K2 इंटू A2। और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या? मैंने यहाँ पे हीटर लगा रखा था यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर में इस तरह का T1 यहाँ पे और यहाँ पे T2 था, तो हीट फ्लो रेट कुछ इस तरह से होगा। और ये सेम हीट फ्लो करेगा ना हर एरिया में, किसी भी एरिया को आप देखोगे ना तो यूनिट टाइम में सेम हीट फ्लो कर रहा होगा। 1 सेकंड में 5 जूल, तो हर जगह 5 जूल ना, हर जगह 5 जूल, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। अगर वो डिफरेंस आ रहा है तो स्टेडी स्टेट को अभी वो रीच किया ही नहीं, अभी वो पहुंचा ही नहीं है। तो हीट करंट मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो भाई क्या मैं बता रहा था, हीट करंट क्या रहेगा मेरा? कांस्टेंट रहेगा। हाँ चलो, तो मैं रेजिस्टेंस को, अब ये दोनों स्टील और ब्रास आपको सीरीज में दिख रहे होंगे, ये स्टील और ये ब्रास दोनों सीरीज में दिख रहा होगा, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो सिंपली ये 2 रजिस्टर बन गए। ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट पूछूं, इन दोनों के रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो हम करते क्या थे? बेसिकली हम दोनों को हटा करके एक सिंगल दे देते हैं। 4 रेजिस्टेंस अगर मैंने आपको सीरीज में दे दिया, ठीक है, इसका R1 R2 R3 R4 अगर मैंने आपको दे रखा है, तो आप क्या करते हो? इसको सीरीज में ऐड करके आप करते क्या हो? इन चारों के बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस आप देते हो, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ पे ये एक रॉड था जिसका रेजिस्टेंस R1 है, ये एक रॉड है जिसका रेजिस्टेंस R2 है। मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को क्लब कर दो, इन दोनों के बजाय एक सिंगल बताओ मुझे, इसका इक्विवेलेंट बताओ मुझे। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक सिंगल रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यही तो है, क्या करना है इसमें, इतना सिंपल तो है ये। तो आपको थर्मल रेजिस्टेंस भी पूछा जाएगा, वो सवाल मैं दे रखा हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना, घर पे आप लोग कर लेना। ये सिंपल है, बस यही फॉर्मूला पुट ही करना है। और तो मैं हार्ड सवाल तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, इतने हल्के हल्के सवाल बता रहा हूँ, वो भी आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो बस उसके फॉर्मूले पुट करने, आप पुट करके आप बना लेना। ठीक है, इसी तरह से 2 और रॉड अगर सीरीज में दे देगा, अगर पैरेलल में दे देगा, तो आप क्या करोगे? ये रॉड है और ये रॉड है, और यहाँ पे कुछ ना, इसको फ्लेम दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? हीट यहाँ पे दिया गया। दुर्गा, क्वेश्चन एक्चुअली इसमें डाला हुआ नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। एचसी वर्मा का जो क्वेश्चन है वो एचसी वर्मा दिया हुआ है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, मैं वो आपको दे दूंगा, आप कर लेना। इसमें इक्विवेलेंट निकालना है ना, आर इक्विवेलेंट निकालना था। इस एक स्टील का, ये स्टील है और ये ब्रास है, ठीक है, इसका R1 आपने निकाल लिया होगा, इसका R2 आपने निकाल लिया होगा। अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट पूछूं कि भाई इसका इक्विवेलेंट बताओ, तो सिंपल, ये दोनों सीरीज में मुझे दिख रहे हैं। सीरीज का रेजिस्टेंस जैसे करंट में जोड़ते थे वैसे यहाँ भी जोड़ेंगे भाई।
R1 प्लस R2। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों का जो कॉमन एंड है वो T1 पे है, और इन दोनों का जो दूसरा कॉमन एंड है वो T2 पे है। तो ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल कैसे हैं भाई? तो ये बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका कुछ R1 होगा, इसका कुछ R2 होगा, तो इसका कुछ R1 होगा और इसका कुछ R2 होगा। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसका हम रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज आंसर। यहाँ से आप R इक्विवेलेंट निकाल लेना। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 R2 बाई R1 प्लस R2। बताओ भाई, क्लियर है सबको? आपको सीरीज और पैरेलल पहचानना आना होगा भाई, नहीं आएगा तो फिर इसके बारे में ये सब हल्के हल्के प्रॉब्लम्स अभी कर लो। करंट में तो इसका बहुत, करंट में तो ये पूरा अच्छे से पढ़ते हैं ना, करंट में तो ये पूरा का पूरा सीरीज रेजिस्टेंस तो एकदम उड़ा देना है वहां पे। तो अभी चिंता मत करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। अब हल्का हल्का चीज इसमें समझना क्या है, अगर आपको सीरीज में दिख रहा है तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, बट पैरेलल वाला थोड़ा प्रॉब्लम करता है। पूछो किसी को। हाँ, कोई पूछ रहा था, बोलो। क्लास ओवर हो गई, जिसको लीव करना लीव कर सकते हैं। ओके ओके, चलो फिर ठीक है। सर ये K1 प्लस K2 होगा ना पैरेलल में? पैरेलल में कंडक्टिविटी पे तो मैं आया ही नहीं हूं ना अभी। कंडक्टिविटी पे मैं आया कहाँ हूं? मैं तो रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ ना, मैं कंडक्टिविटी कहाँ ऐड कर रहा हूँ भाई? मैं रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। K1 प्लस K2 होगा ना? K1 प्लस K2, यू आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिविटी ना? यशवीर, आप कंडक्टिविटी K1 क्या है? K1 कंडक्टिविटी यस है ना, सर। मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना। सर रेजिस्टेंस K1 प्लस K2 होना चाहिए ना, कि मतलब K1 प्लस K2 कैसे होगा भाई? कैसे होगा सर बताओ, आप ही 1 बताओ। बाय K1 1 बाय L K1 बाय A1 है, तो K1 और A1 ऊपर आ जाएंगे तो भाई वो और फिर करके देख लो, K2 ऐड अगर हो आ जाएंगे। जाता है तो अच्छी बात है। कैसे होगा K1 बाई K2? K1 प्लस K2 क्यों हो जाएगा भाई? नहीं होगा ना, नहीं होगा। लेंथ बराबर है क्या? दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है? ये किसने कहा आपसे कि दोनों का एरिया बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है? आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया K1 प्लस K2। बताओ कैसे कर लिए? K1 प्लस K2 आया कहाँ से तुम्हारा, पहले ये तो बताओ। इसका L1 L2 और A1 A2 कहाँ गया? ठीक इसका L1 L2 और A1 A2 कहाँ गया? है सर, थैंक यू आप सर। एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो जिसमें L1 A1 L1 L2 A1 A2 का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है या फिर कॉमन होगा तो कैंसिल आउट हो रहा होगा, जो भी है। तो वो एक आप पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हो, पर्टिकुलर केस देख लेंगे। तब भी K1 प्लस K2 नहीं होगा। सर 1/R1 करोगे, हाँ, तब भी नहीं होगा ना, तब भी A1 और L1 वाला टर्म तो रहेगा ही। A1 L1 वाला टर्म कहाँ जा रहा है? समझ रहे हो यशवीर? L1 और A1 वाला टर्म कहाँ जा रहा है? L1 और A1 L2 और A2 लेंथ ये दोनों टर्म्स कहाँ चलेगा? देख लेंगे, इसको न्यूमेरिकल से बनाया तो देख लेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। चलो मान लिया था। ठीक है, और कुछ किसी को बोलो। सर जो स्टेडी स्टेट में कंडक्टर होता है उसका स्लोप डिक्रीज होता है ना? इसका स्लोप, कौन सा स्लोप? स्लोप को कैसे आपने डिफाइन किया? dt बाई dx की आप बात करोगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। सर dt बाय dl। dt बाई dx टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हो? अगर स्टेडी स्टेट में होता है तो डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज क्यों करेगा? सर नहीं, dt बाय dl होगा तो। dt बाई dx या dl कुछ भी कर लो भाई, वही बात है। सब ना एक ही पढ़ाई पर क्या है हो। dx l की जगह पे x लिख दे रहा हूं तो सर dt बाई dl होगा तो हो जाएगा क्या? मतलब dt बाई dx नहीं हुआ लेकिन dt बाई dl हो जाएगा।
देख तो लिया करो कहाँ क्या लिखा जा रहा है। जब क्वेश्चन करते हो तो टेंशन दिया करो कहाँ क्या पूछ रहे हैं भाई। एक्स और एल वही चीज है ना भाई, एक्स लिख लो या एल लिख लो। तो अब आप बोल रहे हो कि ये इसका स्लोप जो होता है वो निगेटिव होता है, क्या होता है, घटता है, क्या होता है? सर कांस्टेंट होएगा शायद से। हाँ तो ये स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा। अगर डी क्यू बाई डी टी अगर आप लिखते हो के ए बाई एल इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो अगर ये तीनों टर्म कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, है ना। यस ये सर। तीनों टर्म कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है ही हमारा, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये यस कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो डी टी बाई डी एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट आएगा ही आएगा, ये वैरी क्यों करने लगेगा? अगर ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा कांस्टेंट है तो इसको तो कांस्टेंट आना ही है। चलो चलो फिर ठीक है, थैंक यू। सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग लास्ट टॉपिक हमारा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। वहां सर तक पहुंचना है। रेडिएशन रेडिएशन के थ्रू ही न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग तक पहुंचेंगे। रेडिएशन पढ़ाते हुए न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पे उसका खात्मा करेंगे, दाह संस्कार, ठीक है। सर